जादुई घड़ा स्विमिंग पूल। संजना अपने माता पिता की मृत्यु के बाद अपने चाचा चाची के साथ ढोलकपुर नाम के एक गांव में रहती थी। संजना के चाचा चाची की एक बेटी भी थी जिसका नाम था रंजू। लेकिन संजना की चाची संजना को केवल एक घर की नौकरानी ही समझती थी। संजना से जितना हो पाता था वो घर का सारा काम करती थी। संजना, ओ संजना, कहाँ मर गई? जी चाची जी। देख नहीं रही? मेरी रंजू कब से स्कूल से आई हुई है। चल उसका बस्ता उठाकर फटाफट घर में रखा। रंजू के खाना खाने के बाद संजना भी खाना खा रही थी। तभी उसकी चाची उसकी थाली छीनते हुए कहती है, यहाँ आराम से बैठकर खाना खा रही है। क्या रंजू ने खाना खा लिया? हाँ चाची, रंजू ने खाना खा लिया, इसलिए मैं भी खाना खा रही थी। ठीक है। बाथरूम में मेरे 2 जोड़ी कपड़े पड़े हैं, जल्दी से धो दे। फिर अलमारी में रखे कपड़े इस्त्री कर दियो, उसके बाद खा लियो। संजना अपनी चाची के कपड़े धोने के बाद उनके कपड़े इस्त्री कर रही थी। गलती से संजना से अपनी चाची की एक साड़ी जल जाती है। ये देखकर चाची आग बबूला हो जाती है। तेरी माँ की साड़ी नहीं है ना, इसलिए जला दी? एक काम ठीक से नहीं होता, निकल जा मेरे घर से। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। पहले अपनी माँ को चबा गई, फिर बाप को। कुछ दिन और इस घर में रही तो हमें भी चबा जाएगी। ऐसा कहकर चाची संजना का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देती है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो रहने के लिए दूसरा घर भी नहीं है। इतना कहती हुई संजना अपने रास्ते पर चल रही थी। चलते चलते संजना अपने गांव के बाहर वाली नदी के पास पहुंच जाती है। लेकिन नदी के पास वो देखती है कि एक मछली जो नदी से बाहर तड़प रही थी और उसकी पूंछ भी एक बड़े से पत्थर के नीचे दबी हुई थी। उसे देखकर संजना के मन में ममता उत्पन्न हुई, इसलिए संजना जैसे तैसे करके उस बड़े से पत्थर को उस मछली के ऊपर से हटा देती है और उस मछली को दोबारा से नदी में डाल देती है। वो मछली नदी में जाते ही एक जल परी का रूप ले लेती है। भला हो तुम्हारा जो तुमने मेरी जान बचाई। मैं एक जल परी हूँ, रोजाना नदी के बाहर आकर धूप सेकती हूँ, लेकिन गलती से इन पत्थरों के बीच फंस गई। मुझे कोई देख ना ले, इसलिए मैंने एक साधारण मछली का रूप ले लिया था। मैं 2 दिन से इस पत्थर के नीचे दबी हुई थी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी जान बचाई। मुझे ऐसा लगा था कि अगर किसी भी इंसान की नज़र मुझ पर जाएगी तो वो मुझे बचाने की वजह अपने घर ले जाकर पकाकर खा जाएगा। अब तो आप अपने घर जा सकती हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपना घर दिखा सकती हूँ। चलना चाहोगी मेरे साथ? संजना जल परी के साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। उसके बाद जल परी संजना को एक जड़ी बूटी खाने को देती है, जिससे संजना को पानी में सांस लेने में आसानी होगी। उसके बाद संजना जल परी के साथ पानी के अंदर चली जाती है। पानी के अंदर की दुनिया बहुत ही खूबसूरत थी। वहाँ तरह तरह की मछलियाँ और बहुत सारी जल परियाँ भी थी। जल परियों की दुनिया में संजना की बहुत अच्छे से खातिरदारी होती है। वहाँ दूसरी ओर संजना के चाचा संजना की चिंता कर रहे थे, लेकिन संजना की चाची उन्हें बातों में बहला फुसलाकर संजना के खिलाफ कर देती है। कहाँ चली गई है हमारी बच्ची जो इतने समय से घर नहीं आई है? कहीं तुमने तो उसे कुछ नहीं कहा ना? ये कैसी बातें कर रही हो आप? मैं रसोई में खाना बना रही थी और उसने सब्जी में सारा नमक उठाकर डाल दिया। मैंने उसे कहा कि ऐसा क्यों कर रही हो, तो उसने उल्टा मुझे डराने के लिए चाकू उठा लिया। जब मैंने उसे डांटा तो वो घर से चली गई। आप ही बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? उस दिन उसने डराने के लिए चाकू उठाया था। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि संजना ऐसा भी कर सकती है। संजना को जल परियों की दुनिया में अब 3 दिन बीत चुके थे। उसके बाद संजना सभी जल परियों से अलविदा कहती हुई नदी से बाहर निकल जाती है। लेकिन संजना नदी के बाहर देखती है कि एक बहुत ही विशालकाय घड़ा संजना के सामने रखा हुआ है। संजना उसे देखकर कुछ सोच पाती उससे पहले ही जल परी कहती है, ये तुम्हारा उपहार है। ये एक जादुई घड़ा स्विमिंग पूल है। ये स्विमिंग पूल तुम्हें तुम्हारी जरूरत का हर एक सामान देगा। लेकिन मैं इसे अपने साथ लेकर कैसे जाऊंगी? ये तो बहुत बड़ा है। तुम्हें बस एक मंत्र बोलना है। तुम्हारे मंत्र बोलते ही ये घड़ा अपने आप बड़ा और छोटा हो सकता है। और हाँ, अपनी जरूरत का सामान मांगने से पहले तुम्हें ये मंत्र बोलना होगा
और जादुई घड़ा स्विमिंग पूल में डुबकी लगानी होगी, तभी तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। और वो मंत्र है, इस धरती का हर एक प्राणी है अच्छा, हो जाए पूरी मेरी भी इच्छा। उसके बाद संजना जल परी का बताया हुआ मंत्र बोलती है। मंत्र बोलते ही वो घड़ा स्विमिंग पूल छोटा हो जाता है। संजना जल परी को शुक्रिया अदा करते हुए अपने गांव चली जाती है। वहां जाकर वो देखती है कि एक चौक पर कुछ लोग बैठकर रो रहे थे। संजना उनसे जाकर पूछती है, क्या हुआ, आप सभी रो क्यों रहे हो? पिछले 1 साल से हमारे गांव में सूखा पड़ा हुआ है, बस तब से उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। आसमान में बादल गरजते हैं, लेकिन बरसात की एक बूंद जमीन पर नहीं पड़ती। धरती बंजर हो गई है बेटी, बंजर। क्या कहा? 1 साल से? काका, ये कौन सा साल चल रहा है? उसके बाद एक व्यक्ति संजना को साल बताता है। अब संजना समझ चुकी थी कि जल परी की दुनिया में बिताया हुआ एक दिन बाहर की दुनिया के मुकाबले 3 महीने तक का होता है, और संजना ने जल परी की दुनिया में 3 से 4 दिन बिताए थे। इसलिए वो पूरे 1 साल बाद अपने गांव लौटी थी। अपने गांव के लोगों को यूं निराश देख संजना सभी लोगों को अपने साथ इकट्ठा कर खेतों की ओर ले जाती है, और उस घड़े को खेतों के बीचों बीच रखकर वो मंत्र कहती है, इस धरती का हर प्राणी है अच्छा, वैसे ही पूरी कर दो मेरी इच्छा। माँ की आँखों में जचता है काजल, आसमान में ला दो काले काले बादल। संजना के ये कहते ही वो छोटा सा घड़ा अब बड़े से घड़ा स्विमिंग पूल में बदल चुका था। उसके बाद संजना घड़ा स्विमिंग पूल में डुबकी लगा लेती है। ऐसा करते ही जोर जोर से बारिश होने लगती है। सभी लोग झूमने लगते हैं और सभी संजना की जय जयकार करने लगते हैं। जब इस जय जयकार की आवाज संजना की चाची और चाचा के कानों में गूंजती है तो वो फौरन संजना के पास आते हैं। उसके चाचा उसे देखते ही गले लगा लेते हैं। तुम कहाँ चली गई थी बेटी? पिछले 1 साल से तुम्हारी सूरत देखने को तरस गया था, कहाँ थी तुम? चाचा जी, मैं आपके और चाची जी के लिए घड़ा स्विमिंग पूल लेने गई थी। मंजिल काफी दूर थी, इसलिए समय लग गया। हाँ, मस्का बहुत लगा लिया। अब सच सच बताओ इस मटके की कहानी। अरे भाग्यवान, पहले घर तो चलो। बेटी 1 साल बाद घर लौटी है, खाना पीना तो खिलाओ। उसके बाद संजना अपने चाचा चाची के साथ घर चली जाती है। घर जाने के बाद संजना अपने चाचा और चाची को अपने साथ हुई सारी बात बताती है। और अब आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, इस घड़ा स्विमिंग पूल से हम आपके गिरते हुए कारोबार को फिर से ऊपर उठा सकते हैं, और चाची के लिए नई नई साड़ियाँ मंगवा सकते हैं, और छुटकी के लिए बहुत सारे खिलौने। संजना की चाची संजना के मन में अपने परिवार के लिए इतना सारा प्यार देखकर भावुक हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। तुम तो साक्षात देवी का रूप हो बेटी, तुम हमसे कितना प्यार करती हो, मुझे माफ कर दो। चाचा उनका मेल देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन के बाद से चाची रंजू और संजना को एक समान प्यार देती थी, और अब संजना भी स्कूल जाने लगी थी। उस जादुई घड़ा स्विमिंग पूल की मदद से संजना ने अपने चाचा के कार रिपेयरिंग के बिजनेस को और भी बड़ा बिजनेस बना दिया। संजना ने अपनी जिंदगी सुधर जाने के कारण उस जादुई घड़ा स्विमिंग पूल को एक संदूक में संभाल कर रख दिया। किसी गांव में ज्योति और ट्विंकल नाम की 2 बहनें रहती थीं। बचपन में ही उनके पिताजी की मौत हो गई थी। उसके बाद वो दोनों अपनी माँ के साथ ही रहती थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, इसलिए ट्विंकल और ज्योति की माँ घर चलाने के लिए दूसरों के घरों में काम किया करती थी। वो लोग बहुत ही गरीबी से जूझ रहे थे। उनकी माँ की कमाई से सिर्फ उनको 2 वक्त का खाना ही मिलता था। उनके कोई भी शौक पूरे नहीं हो पाते थे। पैसों की कमी की वजह से वो लोग पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए थे। वो दोनों बहनें दिल की बहुत साफ थी और छोटे मोटे काम करके अपनी माँ की मदद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन ट्विंकल घर पर चावल बना रही थी। तभी वहाँ पर ज्योति आती है और कहती है, दीदी आपको पता है हमारे जो नए पड़ोसी आए हैं वो लोग कितने अमीर हैं।
उन लोगों ने अपने घर में स्विमिंग पूल बनवाया है। क्या सच में? तुझे कैसे पता? मैंने तो कभी स्विमिंग पूल देखा ही नहीं है। मैं जब घर आ रही थी, जब देखा मैंने कि उनकी बेटी स्विमिंग पूल में नहा रही है। दीदी, वो स्विमिंग पूल बहुत ही सुंदर है, आप देखोगे तो पागल हो जाओगे। चल अभी चलकर देखते हैं। इतना कहकर वो दोनों बहनें घर से चुप चुप कर वो स्विमिंग पूल देखने लगे। इतना बड़ा स्विमिंग पूल देखकर वो दोनों चौंक गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ट्विंकल जो चावल बना रही थी, वो चावल जल गए थे और तभी उनकी माँ भी घर पर आ गई और उन्होंने ट्विंकल और ज्योति को छुप छुप कर स्विमिंग पूल देखते हुए पकड़ लिया। क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ पर? मैंने तुम्हें क्या सिखाया है कि कभी भी दूसरों के घरों में झांकना नहीं चाहिए? ये क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ पर? घर जाकर देखो, पूरे चावल जल गए हैं। अब हम क्या खाएंगे? माँ, इन लोगों ने कितना सुंदर स्विमिंग पूल बनाया है, हम वही देख रहे थे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, कभी भी किसी की चीज को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। जब तुम लोग मेहनत करके पैसे कमाओगे तब तुम इनसे भी बड़ा स्विमिंग पूल बनवा लेना। माँ की डांट सुनकर दोनों बहनें घर में चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन ट्विंकल और ज्योति की माँ काम पर चली गई। दोनों बहनें घर में बैठी हुई थी, तब उन्हें स्विमिंग पूल में किसी के नहाने की आवाज आई। वो दोनों दौड़कर वहाँ गए। वहाँ जाकर उन्होंने देखा कि उनकी पड़ोसन उसमें नहा रही है। ये देखकर ज्योति ट्विंकल से बोली, दीदी, हम एक काम करते हैं, जब ये लोग नहाकर चले जाएंगे तब हम लोग छुप छुप कर इस स्विमिंग पूल में नहाकर वापस आ जाएंगे। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जैसे ही उनकी पड़ोसन स्विमिंग पूल से नहाकर अपने घर में जाती है, वैसे ही ट्विंकल और ज्योति छुप छुप कर स्विमिंग पूल के पास आ गए और जाकर पानी से खेलने लगे। लेकिन अचानक से ट्विंकल का पैर पानी में फिसल गया और वो स्विमिंग पूल के अंदर गिर गई। जैसे ही वो पूल में गिरी, पानी की बहुत तेज आवाज आई और उनकी पड़ोसन ने उनको देख लिया और उसकी पड़ोसन आकर उनको डांटने लगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम हमें बिना बताए हमारे स्विमिंग पूल में आकर नहा रही हो? तुम लोग अपनी हालत देखो, तुम लोगों के कपड़े कितने गंदे हैं। तुमने हमारे स्विमिंग पूल में नहाकर हमारा स्विमिंग पूल गंदा कर दिया। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ और उन्हें कहती हूँ कि ये लोग चोरी करने हमारे घर में आए थे। हमें छोड़ दीजिए, हम बस स्विमिंग पूल देखने के लिए यहाँ पर आए थे। आप हमें माफ कर दीजिए। तुम लोग हमारे पड़ोसी हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, लेकिन पहले तुम लोग अपनी माँ को बुला कर लाओ, फिर मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी। इसके बाद उनके पड़ोसी ने उसकी माँ को बुलाया और उनको सब कुछ बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद उनकी माँ बहुत क्रोधित हो गई और अपनी पड़ोसन से माफी मांगकर उन दोनों को घर ले गई। घर जाकर उनकी माँ ने उन दोनों को बहुत मारा। वो दोनों अपने घर के पीछे जाकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। वो दोनों बहुत देर से रो रही थी। तब वहाँ से एक जादूगरनी गुजर रही थी। उन दोनों को रोता देख जादूगरनी वहाँ जाती है और कहती है, तुम दोनों रो क्यों रही हो? कौन है आप? आप भी हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने आई है ना? नहीं बेटी, मैं एक जादूगरनी हूँ। मैं इसी गांव में रहती थी। बहुत समय के बाद मैं इस गांव में आई हूँ कुछ गांव वालों की मदद करने के लिए। तो मैंने तुम लोगों को रोता हुआ देखा, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। तुम मुझे अपनी परेशानी बताओ। जादूगरनी की बात सुनकर ज्योति उसको सब बताती है। ये सुनकर जादूगरनी बोली, ज्योति बेटी, तुम एक काम करो, तुम घर के अंदर से कटोरी ले आओ, फिर मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। जादूगरनी की बात सुनकर ज्योति अंदर जाती है और एक कटोरी लेकर आती है। तब जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वो कटोरी एक विशाल कटोरी में बदल गई और उसके अंदर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बन गया। ये देखकर दोनों बहनें खुशी से पागल हो गईं और जादूगरनी को बोली, क्या ये स्विमिंग पूल हमारे लिए है? हाँ बेटी, ये स्विमिंग पूल तुम्हारे लिए ही है और ये कोई साधारण स्विमिंग पूल नहीं है। इस स्विमिंग पूल में तुम जितनी बार डुबकी लगाओगी और जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है।
अगर तुम लोगों को कभी मेरी जरूरत पड़े तो तुम्हें स्विमिंग पूल में डुबकी लगाना और मुझे याद करना, मैं यहाँ आ जाऊंगी। इतना कहकर जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। उन्होंने अपनी माँ को वो पुल दिखाया और सब कुछ बताया। ये सब सुनकर उनकी माँ भी बहुत खुश हो गई। उस जादुई कटोरी के स्विमिंग पूल की वजह से वो लोग बहुत अमीर हो गए। उनकी पड़ोसन ने भी उनसे माफी मांग ली। इसके बाद से गांव में भी उनको बहुत इज्जत मिलने लगी और वो दोनों अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जादुई सोने की ड्रेस का जादू। ये कहानी है उदयपुर की, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुशहाल लड़कियाँ रहा करते थे। उदयनगर की लड़कियों पर ना जाने भगवान की कौन सी कृपा थी। वो बचपन से ही बहुत सुंदर हुआ करते थे। उनकी सुंदरता देखकर कोई भी उनकी सुंदरता के पीछे अपना दिल दे बैठता था। उन्हीं में से एक लड़की थी सोना। सोना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की थी जो अपने ताऊ और ताई के साथ रहते थे। सोना की ताई की एक लड़की थी जिसका नाम पायल था। सोना की ताई और उसकी बेटी पायल दोनों मिलकर सोना से खूब काम करवाते थे, क्योंकि सोना एक अनाथ लड़की थी। अपने माता पिता के गुजर जाने के बाद से वो अपने ताऊ और ताई के साथ रहते थे। सोना की ताई और पायल उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। घर का सारा काम करवाना, साथ ही साथ इतना सारा काम करने के बाद भी उसे बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ता था। लेकिन ये सारी बातें सोना के लिए आम हो चुकी थी। एक दिन सोना घर का सारा काम करने के बाद खाना खाने के लिए बैठती है। तभी उसकी ताई उसे आवाज लगाते हुए कहती है, अरे ओ मुफ्तखोर, कहाँ मर गई? कब से चिल्ला रही हूँ कि आकर मेरे पैर दबा दे। दर्द के मारे मुझसे चला नहीं जा रहा है, लेकिन तुझे तो मेरी परवाह ही नहीं है। ताई जी, मैं खाना खा रही थी। हाँ तो क्या हुआ? अगर खाना खा रही थी, खाना तो बाद में भी खा सकती है ना। एहसान मान मेरा, क्योंकि तेरे माँ बाप तो तुझे छोड़कर चले गए। एक मैं ही दयालु औरत थी जिसने तुझे नई जिंदगी दी है। अच्छा खाना और कपड़े वगैरह सब आज तेरे पास मेरी वजह से हैं, वरना आज कहीं भीख मांग रही होती। अपनी ताई की ये सारी बातें सुनकर सोना तुरंत अपने हाथ धो लेती है और कहती है, चलिए ताई, मैं अभी आपके पैर दबा देती हूँ। इतना कहकर सोना अपनी ताई का पैर दबाने लगती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर पायल आ जाती है और वह सोना से कहती है, अरे ओ कामचोर, मिल गया तुझे काम चोरी करने का बहाना। मुझे खाना कौन देगा? तेरी मरी हुई माँ। प्लीज दीदी, जो बोलना है मुझे बोलो। मेरे माता या पिता को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? ओफो, देखा माँ आपने कैसे कैंची की तरह जबान चढ़ रही है इसकी। इसे तो इतना बुरा लग गया अपनी माँ के बारे में सुनकर। तुझे ये मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा, काम करेगी तो खाना मिलेगा, वरना नहीं, समझी? जाकर फटाफट मेरे लिए खाना लेकर आ। और हाँ, मम्मी के पैर दबाने के बाद जरा मेरी भी पैर की मसाज कर देना। मेरे शरीर में बहुत दर्द है, समझी? इतना कहकर पायल अपने कमरे में चली जाती है। फिर सोना पायल को खाना देने जाती है और फिर वापस आकर अपनी ताई के पैर दबाने लगती है। ताई के पैर दबाने के बाद सोना दोबारा पायल के कमरे में जाती है और उसके पैर की मसाज करने लगती है। इसी तरह सोना की जिंदगी रोजाना कोल्हू के बैल की तरह बीत रही थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद उदयनगर के राजा उदयनगर में एक घोषणा करवाते हैं। सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों गौर से सुनो। अगले हफ्ते महल में एक आयोजन है जिसमें नगर की 10 खूबसूरत लड़कियां भाग लेगी। राजकुमार को उनमें से जो लड़की पसंद आएगी वो उनसे विवाह करेगा, फिर चाहे वो लड़की अमीर हो या गरीब हो। ये घोषणा सुनकर उदयनगर की बहुत सारी लड़कियां उस फंक्शन की तैयारी करने लगती है। उन्हीं में शामिल थी सोना की बहन पायल भी। वो घोषणा सुनने के बाद सोना की ताई सोना और पायल से कहती है, अरे ओ निकम्मी सोना, अब मेरी बेटी पायल की शादी होने वाली है, वो भी राजकुमार से। इन दिनों मेरी बेटी का तुझे खास ध्यान रखना है। क्या कहा आपने? राजकुमार से? वो भी दीदी की शादी? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? मेरी बेटी पायल है ही इतनी सुंदर। अगर राजकुमार को विवाह करना होगा तो 10 लड़कियों में से मेरी बेटी से ही शादी करेंगे, देख लेना। अपनी माँ की बात सुनकर पायल कहती है,
माँ, मैं कोई कमी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ जब मैं महल में जाऊँ तो राजकुमार की निगाहें बस मुझ पर ही टिकी रहे। वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही देखे और वरमाला लाकर सीधे मेरे गले में डाल दे। हाँ, मेरी बच्ची, जैसा तू सोच रही है वैसा ही होगा। और सोना, तो जल्दी से मेरी बेटी के लिए हल्दी और चंदन का उपटन बना दे, इसके चेहरे पर लगाना है। उसके बाद सोना पायल के लिए उपटन बनाने लगती है। तभी वहाँ पर सोना की ताई आ जाती है और उसे कहती है, सुन सोना, मैं एक केमिकल लेकर आई हूँ। तू इस केमिकल को अपने बनाए हुए उपटन में डाल दे, उससे मेरी बेटी की खूबसूरती और ज्यादा निखर जाएगी। लेकिन ताई, अगर केमिकल से दीदी को कोई नुकसान हो गया तो? अरे शुभ शुभ बोल, तू तो मेरी बेटी की सुंदरता से वैसे भी बहुत जलती है। तू तो चाहती है उसका विवाह राजकुमार से ना हो। इतना कहकर सोना की ताई जबरदस्ती उस उपटन में केमिकल डाल देती है। थोड़ी देर बाद सोना अपनी बहन के चेहरे पर वो उपटन लगाती है। कुछ देर वेट करने के बाद जब पायल अपना चेहरा ठंडे पानी से धोती है तो उसके चेहरे पर लाल दाने हो जाते हैं। अपना चेहरा देखकर पायल गुस्से से पागल हो जाती है। वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, माँ देखो ना, इस करमजली ने क्या कर दिया। इसने पता नहीं मेरे उपटन में क्या मिला दिया। देखो मेरा चेहरा कैसा हो गया। माँ, अब मैं राजकुमार से विवाह कैसे करूँगी। मैं इस लड़की को कभी माफ नहीं करूँगी। माँ, इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तू रो मत बेटी, इस सोना को तो अब मैं सबक सिखाती हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटी डंडे से सोना की पिटाई करने लगते हैं। लगातार 1 घंटे तक पिटाई करने के बाद वो सोना को छोड़ते हैं। सोना बहुत जख्मी हो चुकी थी। वो किसी तरह छत पर जाती है और खूब रोती है। आखिर मेरी क्या गलती थी? पता नहीं मुझे कौन सी गलती की सजा मिल रही है। मैंने तो ताई को मना किया था कि उसमें केमिकल मत डालो, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती खुद ही उपटन में केमिकल डाला और जब दीदी का चेहरा खराब हो गया तो उसका इल्जाम मुझ पर लगा दिया। आखिर मेरी क्या गलती है? काश अभी मेरे मम्मी पापा जिंदा होते। काश कि मैं भी खुद को सजा पाती और राजकुमार से विवाह कर पाती। इतना कहकर सोना वापस से रोने लगती है। तभी आसमान से एक परी आती है और वो सोना से कहती है, सोना क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? कौन हो तुम? मैं एक परी हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम किस दौर से गुजर रही हो। सोना परी को अपनी सारी बातें बताती है। थोड़ी ही देर बाद परी सोना को एक जादुई सोने की ड्रेस देती है और उससे कहती है, सोना मैं जानती हूँ कि तुम भी राजकुमार से विवाह करने के लिए महल में जाना चाहती हो। तुम इस ड्रेस को पहनकर राजकुमार के महल में जाना। राजकुमार तुम्हें देखते ही रह जाएंगे, क्योंकि ये ड्रेस कोई साधारण ड्रेस नहीं है, बल्कि ये एक जादुई ड्रेस है। तुम इससे अपनी बहन की शक्ल भी ठीक कर सकती हो। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है। सोना सबसे पहले उस जादुई सोने की ड्रेस से अपनी बहन का चेहरा ठीक करने को कहती है। उसके इतना कहने पर पायल का चेहरा ठीक हो जाता है, जिससे पायल और सोना की ताई बहुत खुश होती है। उसके बाद वो दिन आता है जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। आज तो राजकुमार के महल में जाना है, लेकिन अगर ये बात मैंने ताई को बताई तो शायद ताई मुझे नहीं जाने देंगी। इसलिए मैं चुपके से परी का दिया हुआ जादुई सोने की ड्रेस पहनकर चली जाऊंगी। सोना ठीक वैसा ही करती है जैसा उसने सोचा था। जब सोना की बहन पायल पार्लर में तैयार होने चली जाती है तो सोना भी जादुई सोने की ड्रेस पहनकर महल में चली जाती है। महल में राजकुमार हर एक लड़की के साथ डांस करता है और उनसे बातचीत करता है, लेकिन जब वो सोना को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वो सोना के पास खुद जाता है और कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? राजकुमार, मेरा नाम सोना है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कितनी खूबसूरत हो? मतलब ये कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुमसे विवाह करूंगा। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल मेरे सपनों की रानी की तरह। इतना कहकर राजकुमार अपने घुटने के बल बैठकर सोना को शादी के लिए प्रपोज करता है, जिससे कि सोना बहुत खुश होती है। लेकिन वहाँ मौजूद पायल ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है। उसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर सोना उस महल तक कैसे पहुँची और उसके पास इतनी खूबसूरत ड्रेस कहाँ से आई। उसके चक्कर में राजकुमार ने पायल से शादी नहीं की। ये सारी बातें पायल घर जाकर अपनी मम्मी को बताती है। ये सारी बातें जानकर सोना की ताई को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अब सोना को उनसे क्या फर्क पड़ता था, क्योंकि राजकुमार तो उसे पसंद कर चुके थे। सोना ने भी राजकुमार को सारी बात बताई। सारी बात जानने के बाद राजकुमार को सोना की ताई और उसकी बहन पर बहुत गुस्सा आया।
सोना, तुम्हारी ताई ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं उन्हें दीवार में चुनवा दूं। नहीं राजकुमार, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो जैसे भी हैं, उन्होंने मुझे बचपन से पाला है। अगर वो नहीं होती तो शायद मैं आपके सामने नहीं होती। उन्होंने मेरे माता पिता के जाने के बाद मुझे सहारा दिया है। चाहे वो जैसे भी हो, मेरे लिए वो मेरे भगवान है। सोना की ये बात सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न होता है और कहता है, सोना, सच में तुम जितनी खूबसूरत हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा मन खूबसूरत है। तुम्हारे रूप में मुझे आज एक बहुत अच्छी और नेक जीवन साथी मिल गई। इससे अच्छा और मेरे लिए क्या हो सकता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सोना। धन्यवाद आप क्यों कर रहे हैं? धन्यवाद तो मुझे आपको कहना चाहिए। कुछ ही दिन बाद सोना और राजकुमार एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं और अपना जीवन राजी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। दूसरी तरफ पायल और उसकी माँ अपने जीवन को कोसते ही रह जाते हैं।